नमस्कार। जब भी भारत की आजादी की लड़ाई की बात होती है तो सबसे पहले क्या याद आता है? 1857 का विद्रोह, है ना? लेकिन क्या कहानी बस वहीं से शुरू होती है? आज हम उस अनकही कहानी में उतरेंगे जो 100 सालों तक सुलगती रही। ये कहानी है उस प्रतिरोध की जिसने 1857 के महासंग्राम की नींव रखी। अब जरा इस सवाल पर सोचिए। ये सवाल थोड़ा चौंकाने वाला लगता है, क्योंकि हम सब यही मानकर चलते हैं कि 1857 का विद्रोह बस अचानक से भड़क उठा था। पर सच तो ये है कि वो एक बहुत बड़े ज्वालामुखी का फटना था जो पिछले 100 सालों से अंदर ही अंदर खौल रहा था। जी हाँ, पूरे के पूरे 100 साल। 1757 मतलब प्लासी की लड़ाई के बाद से लेकर 1857 तक भारत के कोने कोने में लगातार छोटे बड़े विद्रोह हो रहे थे। तो ये समझना जरूरी है कि 1857 की क्रांति कोई अकेली अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि ये 100 सालों से चल रहे जन विद्रोहों का क्लाइमैक्स थी। तो ठीक है, अब जरा गहराई में चलते हैं। आखिर ये विद्रोह कर कौन रहा था, और सबसे बड़ा सवाल, क्यों कर रहा था? देखिए, इन विद्रोहों की जड़ें बहुत गहरी और फैली हुई थीं, और इन्होंने समाज के हर एक तबके पर असर डाला था। मोटे तौर पर देखें तो इन सारे विद्रोहों के पीछे 3 बड़े कारण थे। पहला था जबरदस्त आर्थिक शोषण, मतलब भारी भरकम टैक्स और हमारे स्थानीय उद्योगों की बर्बादी। दूसरा था राजनीतिक बेदखली, जहां राजाओं और जमींदारों से उनकी ताकत, उनकी जमीनें सब छीन ली गईं। और तीसरा, जो शायद सबसे ज्यादा चुभने वाला था, वो था सामाजिक और धार्मिक मामलों में दखलंदाजी। और देखिए, ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक ग्रुप परेशान था। अंग्रेजों की नीतियों ने समाज के हर हिस्से पर असर डाला। शासक और जमींदार अपनी जमीन और इज्जत खो रहे थे, किसान और कारीगर टैक्स के बोझ तले दबे जा रहे थे, आदिवासी समुदायों से उनके जंगल और जमीनें छीनी जा रही थीं। यहाँ तक कि धार्मिक नेताओं को भी डर था कि उनका रुतबा और धर्म दोनों खतरे में हैं। मतलब गुस्सा हर तरफ था, और यही गुस्सा विद्रोह की आग भड़का रहा था। तो सबसे पहले बात करते हैं उस प्रतिरोध की जिसे सिविल अपराइजिंग या नागरिक विद्रोह कहा जाता है। ये वो लड़ाइयां थीं जिनका नेतृत्व अक्सर वो लोग कर रहे थे जो अंग्रेजों के आने से पहले सत्ता में थे, जैसे पुराने राजा महाराजा, जमींदार, जो अपनी खोई हुई ताकत वापस चाहते थे। तो ये नागरिक विद्रोह आखिर था क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये उन लोगों का संघर्ष था जिनकी पूरी दुनिया अंग्रेजों ने उलट पुलट कर दी थी। और हाँ, इन नेताओं को आम जनता का साथ इसलिए मिला क्योंकि अंग्रेजों की नीतियां तो किसानों और कारीगरों को भी बर्बाद कर रही थीं। मतलब दुश्मन सबका एक ही था। इसका सबसे बड़ा और शायद सबसे हैरान करने वाला उदाहरण है सन्यासी विद्रोह। सोचिए, ये विद्रोह कोई 1-2 साल नहीं, बल्कि लगभग 40 साल तक चला। 1763 में इसकी चिंगारी भड़की, 1770 के भयानक अकाल ने इसे और हवा दी, और ये 1800 तक चलता रहा। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये प्रतिरोध कितना लंबा और गहरा था। और ये कोई मामूली विद्रोह भी नहीं था। इसकी सबसे खास बात थी कि इसमें हिंदू सन्यासी और मुस्लिम फकीर दोनों कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे। मजनू शाह जैसे लीडर्स की अगुवाई में ये लोग कंपनी की फैक्ट्रियों पर छापे मारते थे। इनका गुस्सा अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों और धार्मिक मामलों में दखलंदाजी के खिलाफ था। और सन्यासी विद्रोह अकेला नहीं था। पूरे भारत में त्रावणकोर से लेकर कच्छ तक इसी तरह के विद्रोह हो रहे थे। इनका नेतृत्व वही पारंपरिक लीडर्स कर रहे थे जो अपनी सत्ता और सम्मान के लिए लड़ रहे थे। चलिए, अब उन विद्रोहों की ओर बढ़ते हैं जो सत्ता से बेदखल हुए राजा नवाबों ने नहीं, बल्कि आम जनता ने शुरू किए थे। ये दिखाता है कि प्रतिरोध की आग हर स्तर पर जल रही थी। यहाँ 2 बिल्कुल अलग तरह के जमीनी विद्रोहों को देखते हैं। एक तरफ था गोरखपुर विद्रोह, जो सीधे सीधे एक अत्याचारी ब्रिटिश अफसर के खिलाफ हुआ था। दूसरी तरफ फराजी आंदोलन था, जो शुरू तो एक धार्मिक सुधार आंदोलन के तौर पर हुआ, लेकिन जल्द ही किसानों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ एक बड़ा प्रतिरोध बन गया। वजहें अलग थी, पर लक्ष्य एक ही था, दमन का विरोध। ये एक लाइन आदिवासी समुदायों का सारा दर्द और गुस्सा बयां कर देती है। उनके लिए जंगल सिर्फ लकड़ी या जमीन का टुकड़ा नहीं था, वो उनकी पहचान थी, उनका जीवन था। और जब अंग्रेजों ने इसे छीनने की कोशिश की तो उन्होंने अपनी पूरी ताकत से इसका मुकाबला किया। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर इतना गुस्सा था, इतने विद्रोह हो रहे थे, तो ये अंग्रेजों को बाहर निकालने में कामयाब क्यों नहीं हुए? इसकी कुछ बड़ी वजहें थीं। पहली बात तो ये कि ये सारे विद्रोह अपने अपने इलाकों तक ही सीमित थे। उनमें आपस में कोई तालमेल नहीं था।
दूसरी, उनकी कोई एक साझी विचारधारा या भविष्य का प्लान नहीं था। ज्यादातर लोग बस अपना पुराना वक्त वापस लाना चाहते थे, कोई नया भारत बनाने का सपना नहीं था। और सबसे बड़ी बात, वो अपनी पारंपरिक तलवारों और भारों से एक आधुनिक, संगठित सेना का मुकाबला कर रहे थे। संक्षेप में कहें तो प्रॉब्लम यही थी, दुश्मन तो सबका एक था, अंग्रेज, लेकिन उस दुश्मन से लड़ने का कोई एक साझा प्लान किसी के पास नहीं था। लेकिन क्या इन्हें सिर्फ असफलता कहना सही होगा? शायद नहीं। इन विद्रोहों को एक अंत की तरह नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी शुरुआत के तौर पर देखना चाहिए। ये नंबर 100 उस एक सदी के लगातार चले संघर्ष को दिखाता है। ये 100 साल शांति के नहीं थे, ये प्रतिरोध के साल थे, जिन्होंने धीरे धीरे वो जमीन तैयार की जिस पर 1857 का महासंग्राम खड़ा हो सका। इन विद्रोहों की सबसे बड़ी विरासत ये थी कि इन्होंने लड़ने की, प्रतिरोध करने की एक परंपरा को जिंदा रखा। इन्होंने अंग्रेजों को ये साफ साफ बता दिया कि भारतीय लोग विदेशी शासन को कभी चुपचाप बर्दाश्त नहीं करेंगे। असंतोष की ये आग लगातार जलती रही और 1857 में एक बड़ी ज्वाला बनकर भड़की। तो आखिर में ये शुरुआती विद्रोह फेलियर नहीं थे, ये तो 1857 के लिए एक ड्रेस रिहर्सल थे और उस लंबी लड़ाई की नींव थे जो हमें आज़ादी तक ले गई। ये हमें याद दिलाते हैं कि आज़ादी की कहानी एक दिन में नहीं, बल्कि दशकों के संघर्ष, बलिदान और कभी न हार मानने वाली जज्बे से लिखी गई थी।